Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic land use pattern in India of class 10 geography chapter number 1. So in the last video we discussed the different uses of land, how we are utilizing the land, and there we discussed that how we are utilizing the land in the forest, in agricultural activities, non-agricultural activities, and in non-agricultural activities there are various categories in which we are using the land, right? So we have discussed that in detail, but now in this video we are going to see the pattern in India, that how there is a change in the pattern. Once there was a huge area under forest, but now the forest cover is decreasing. Earlier the percentage of area under cultivation was less, but now the pattern is something which is showing that the area under cultivation is increasing. So we are going to look at these changes, the pattern, how the different categories of land is being utilized, how it is being decreased or increased. So that is what we are going to look at. The use of land is determined by both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capabilities, and culture and traditions, etc. So कोई भी जो ज़मीन है वो कैसे यूज़ होने वाली है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है फिजिकल फैक्टर्स और दूसरे हैं ह्यूमन फैक्टर्स। मतलब कि किसी ज़मीन को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो जो यूज़ है वो फिजिकल फैक्टर से भी डिटरमाइन होगा और ह्यूमन फैक्टर से भी। एक तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होने वाला है। सो इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स, सो व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब कि फीचर्स क्या है लैंड के, मतलब रिलीफ फीचर क्या है, जैसे कि जमीन उठी हुई है, नीचे है, माने प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, पठार हैं, तो किस तरीके के उसके फीचर्स हैं, तो वो हो गई टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी के बेसिस पे कैसे जमीन का यूटिलाइजेशन डिटरमाइन होता है, जैसे कि प्लेन एरियाज हैं, वहां पे जमीन खेती के लिए बहुत अच्छे से यूज की जा सकती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। वहीं अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो वहां खेती करने में बहुत दिक्कत है, ठीक है। वहां पे जो खेती है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। वहां पे ये जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, मतलब कि ऐसे टेरेस फार्मिंग, वो फिर भी पॉसिबल है, उसकी मदद से वहां पे खेती हो सकती है। वहीं अगर आप देखोगे तो पहाड़ों के बीच में क्या बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। तो जो लैंड है, जो भी टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से हम उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाइमेट, भाई अगर कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी है तो वहां पे खेती वगैरह करना इतना आसान नहीं है। वहीं अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है, वहां का मानसून टाइप क्लाइमेट है, वहां पे बारिश वगैरह अच्छे से आ जाती है, तो ऐसी जगह पे खेती करना अच्छा रहेगा। तो मतलब कि ये जो सारे फैक्टर्स है, ऐसी सॉइल टाइप की, भाई सॉइल अगर अच्छी है तो उस सॉइल पे कौन सी फसल उगेगी ये भी डिपेंड करता है ना। हर सॉइल पे हम हर फसल नहीं उगा सकते, तो सॉइल टाइप पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, फिजिकल फैक्टर्स ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई हम अपनी जमीन को कैसे यूज करने वाले हैं। बट इसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स भी जो है वो मैटर करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है कि जब एक ही जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं। अगर मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। वही अगर हम बोलेंगे कि भाई एक ही स्क्वायर किलोमीटर में बट यहाँ पे मान लो 500 लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो भाई ये वाला जो एरिया है लेस डेंस है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, सेम एरिया में कम है, दूर दूर लोग रह रहे हैं। बट वहीं अगर हम इसकी बात करेंगे जिसमें 500 लोग एक ही स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जितने पास पास लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे एक ही एरिया में, उसको हम ज्यादा डेंस बोलेंगे। जितने दूर दूर होंगे, जितने कम लोग होंगे सेम एरिया में, उसको हम लेस डेंस बोलेंगे। अब डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, मान लो किसी एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया में बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा जो जमीन है वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा जमीन पे खेती वगैरह होगी, ठीक है। और वहां पे जो जंगल है वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से प्रेशर है ज्यादा खाने का, और ज्यादा खाने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, जो जंगल है उनको काट काट के ज्यादा जमीन पे खेती करने लगेंगे। वही ऐसी जमीन जहाँ पे लोग बहुत कम है,
ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जमीन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जंगल भी देखने मिलेंगे, वहां पे आपको खाली जमीनें भी देखने मिलेंगी, लोगों के घर भी बहुत दूर दूर होंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मान लो जैसे अगर मशीन वगैरह आ गई हैं और बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पेड़ों को काट देंगे और बहुत जल्दी जंगल खत्म हो जाएंगे, है ना। और जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उनके लिए जमीन ज्यादा यूज होने लगेगी। ये एक मैं ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि हाँ भाई, टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है कि लैंड कैसे यूज होने वाली है उस पर। और मान लो कि अगर बहुत हाई टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है जिनसे अब बिल्डिंग वगैरह बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो वो सारी चीजें भी अब देखो क्या कर रही है, वो कंट्रीब्यूट करें कि जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अब ज्यादा तेजी से और ज्यादा लेवल पे यूज हो रही है, और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो कम होती जा रही हैं। अब कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे भी डिपेंड करता है कि भाई बहुत से लोग हैं जो कि ज़मीन को एकदम संजो के रखना चाहते हैं, उसको उस पे खेती के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते, है ना। तो वो चीज़ भी एक तरीके से एक रोल प्ले करती है कि हाँ, लैंड कैसे यूज होने वाली है। सो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें कि इंडिया में जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. बट अगर हम लैंड यूज डेटा को देखें कि जमीन कैसे यूज हो रही है, तो वो जो डेटा है वो हमारे पास पूरे के पूरे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 93%, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 93% एरिया ऐसा है जिसका डेटा हमारे पास है कि वो एरिया कैसे यूज हो रहा है, वो लैंड कैसे यूज हो रही है। क्योंकि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एक्सक्लूडिंग असम, क्योंकि असम का डेटा हमारे पास है, तो असम को छोड़ के जो हमारी बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे लैंड किस तरीके से यूज हो रही है वो अभी प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। और इसके अलावा जो एरिया हमारा जम्मू कश्मीर का, जो पाकिस्तान और चाइना ने हड़प रखा है, जिसमें उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वो वाले एरिया का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो भी अभी सर्वे नहीं हुआ है। तो उनको छोड़ के नॉर्थ ईस्टर्न, कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम को छोड़ के जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो, प्लस जम्मू कश्मीर का जो एरिया है पाकिस्तान एंड चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उनका यूटिलाइजेशन हमारे पास नहीं है। बाकी जो जमीन है उसका डेटा अपने पास है कि वहां पे जमीन कैसे यूज हो रही है। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर है वो अब डिक्रीज हो रही है। मतलब पहले जितनी जमीन पैस्चर के तौर पे यूज की जा रही थी, जहाँ पे जो लोग अपने जानवरों को चरा रहे थे, अब वो जो जमीन है वो कम हो गई है। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? अब देखो, इंडिया जो है वो ऐसा देश है जहाँ पे आज भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज काफी बड़े लेवल पे हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज हैं। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ ना जो कैटल रेयरिंग है वो भी आता है कि आपने ज्यादातर देखा होगा जो लोग खेती कर रहे हैं वो कोई ना कोई जानवर भी पालते हैं, गाय भैंस उनके पास होती हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत बड़ी लेवल पे कैटल पॉपुलेशन भी है। जानवर जो है, जो पशुपालन है, वो भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब हमारे देश में जो पशुपालन है उसकी पॉपुलेशन काफी है, मतलब जो जानवर हैं वो बहुत सारे हैं, बट हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो पैस्चर लैंड है, जो चारे वाली लैंड है जिसपे पशु अपना खाना खाते हैं, चरते हैं, वो वाली जमीन जो है वो कम होती जा रही है। तो हम अपनी इतनी बड़ी कैटल पॉपुलेशन को कैसे फीड कर रहे हैं, कैसे फीड करेंगे जब जो हमारी लैंड है पैस्चर की वाली वो कम होती जा रही है। अब देखो, अगर आप गांव वगैरह वाले इलाके में गए हो तो आपने देखा होगा कि अब क्या होता है ना कि अब लोग अपने जानवरों को कहीं बाहर चराने के लिए नहीं ले जाते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अब अपने जानवरों को, अपनी गाय भैंसों को बाहर चराने ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जानवरों को घर में ही खाना खिलाते हैं। कैसे खाना खिलाते हैं, जैसे उन्होंने जो खेती की है उसका जो बचा हुआ भूसा वगैरह होता है वो उसको खिलाते हैं, उसको दलिया वगैरह खिलाते हैं, और अपने खेत में ही एक छोटा सा एरिया में वो चारा उगा देते हैं। जैसे मतलब अगर इतनी बड़ी एरिया है उनके पास, तो वो एक ऐसे छोटे एरिया पे चारा उगा देते हैं, जो गाय भैंस के लिए फसल चाहिए, जो चारा है वो उगा देते हैं और फिर उससे अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब लोग जो हैं वो
कल्चरेबल मतलब कि ये जो परमानेंट पैस्चर लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है। लोग अब खुद ही अपना इंतजाम कर रहे हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। Now, most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. अब हमने बात की थी fallow land की। fallow land दो तरीके की होती है, एक तो current fallow land and दूसरी है other than current fallow land। अभी जो other than current fallow land है ना, ये वाली जमीन का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो कि या तो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, मतलब कि अच्छी जमीन नहीं है वो फसल के लिए, या फिर अगर उस पर फसल लगाएंगे उगाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, बहुत महंगा पड़ने वाला है उस जमीन पे खेती करना। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. अब क्योंकि ये जो अदर देन फेलो लैंड है वो ऐसी जमीनें हैं या तो वो पुअर क्वालिटी के हैं या फिर उनपे बहुत ज्यादा खेती करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं 2 या 3 साल में एक आध बार खेती करते हैं उस पे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर अच्छी जमीन है तो लोग एक साल में ही 2-3 बार खेती कर लेते हैं, बट क्योंकि ये जमीन अच्छी नहीं है या फिर इस पे खेती करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है तो लोग क्या करते हैं इन पे 2 या 3 साल में एक या दो बार खेती करते हैं। और अगर इस एरिया को, ये जो अदर देन फैलो लैंड वाला एरिया है, अगर इस पे जब खेती होती है चाहे 2 या 3 साल में एक आध बार हो रही है, अगर हम इसको नेट जोन एरिया में इंक्लूड करते हैं तो हमारे इंडिया का जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है या जो टोटल नेट जोन एरिया है वो कितना हो जाता है, 54% हो जाता है। नाउ द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं और हर एक जो स्टेट है उसकी अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उनके अपने लोगों का रहना सहना अलग है, वहाँ के जो पॉपुलेशन है वहाँ का कल्चर अलग है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है कि जो लैंड यूज पैटर्न है या जो नेट जोन एरिया है वो भी वेरी करता है। हर एक स्टेट में जो लैंड है वो सेम तरीके से यूज नहीं हो रही है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेट में जो नेट जोन एरिया है वो सेम नहीं है। कोई स्टेट ऐसी हैं जहां पे नेट जोन एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब कि उस पूरे स्टेट का जो परसेंटेज अगर हम निकालें कि कितने परसेंटेज एरिया पे खेती हो रही है, तो वो कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टेट जो है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, और दूसरी स्टेट मान लो इतनी बड़ी है और एक स्टेट इतनी है ना, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो भाई ये स्टेट ऐसी है जिसका 80% एरिया जो है नेट सोन एरिया है, मतलब कि इसका 80% एरिया ऐसा है जिसपे की खेती हो रही है, ठीक है। वही मान लो इस वाले स्टेट का मान लो 60% एरिया ऐसा है जिसपे खेती हो रही है और इस स्टेट का सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया ऐसा है जिसपे खेती हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये हर एक स्टेट में जो परसेंटेज है नेट जोन एरिया का वो अलग है उसके एरिया के हिसाब से। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Islands। अब अगर हम बात करें कि भाई जैसे पंजाब एंड हरियाणा वाले स्टेट्स हैं, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे नेट जोन एरिया जो है वो 80% से भी ज्यादा है, कि मतलब पंजाब एंड हरियाणा जो स्टेट्स है वो अपने टोटल एरिया का, पंजाब और हरियाणा के पास जितनी जमीन है अपनी टोटल जितनी उस स्टेट के पास जमीन है, उस स्टेट का 80% से भी ज्यादा एरिया ऐसा है, अबव 80%, ठीक है, 80% से भी ज्यादा एरिया ऐसा है जिसपे वो खेती कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो ये ऐसे एरियाज हैं, ये ऐसी स्टेट्स हैं, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे कि उनके एरिया का मुश्किल से 10% जो हिस्सा है वो नेट जोन एरिया की तरह यूज हो रहा है। तो मतलब कि वेराइटी जो है, मतलब हमें बहुत ज्यादा देखने मिलेगी कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा उनके जमीन का खेती के अंदर लिया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा नहीं है खेती के अंदर। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in National Forest Policy 1952। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1952 की, उसमें ये बोला गया था कि अगर आपको एक बैलेंस बना के चलना है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने एरिया का कम से कम 33% एरिया ऐसा रखना होगा जिसपे कि खेत
मतलब जिसपे कि जंगल हो। मान लो हमारा देश इतना बड़ा है तो हमें कम से कम 33% ऑफ द एरिया पे जंगल चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, तभी जाके हम अपनी अलग अलग नीड्स को पूरा कर पाएंगे, तभी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रह पाएगा। अगर 30% से ज्यादा है बहुत अच्छी बात है भाई, जंगल खराब तो होते नहीं है, जंगल अच्छी बात है, ज्यादा होनी चाहिए, बट मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? 33%। ठीक है, 33% जो एरिया है वो आपका कम से कम जंगल होना चाहिए वहां पे। बट हमें क्या देखने मिल रहा है कि भाई हम इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कंट्री में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% से बहुत कम है। इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो 30% एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, जो कि बोला गया है कि भाई कम से कम फॉरेस्ट एरिया के लिए 33% एरिया होना चाहिए, ये किस लिए बोला गया है? कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा। बट हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमारे देश में 33% से कम है जंगल। इसका मतलब कि हमारे देश में जो इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफर करने वाले हैं। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन अपॉन इट। अब लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अब उन लोगों की लाइफ जो है वो फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब अगर हमें ये पता है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% से कम है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा से कम था। पहले हमारे पास जंगल ज़्यादा थे, बट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि अब जो जंगल है उनका एरिया कम होता जा रहा है। लोग जंगलों को काट के दूसरी एक्टिविटीज में यूज करते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग जंगलों पे डिपेंड करते थे, जिनकी लाइफ पूरे तरीके से जंगलों पे डिपेंड होती थी, अब उन लोगों की लाइफ जो है बर्बाद हो रही है, उन लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है। A part of the land is termed as waste land and land put to other non-agriculture uses. अब जब लास्ट वीडियो में हमने लैंड का यूटिलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि भाई कुछ ऐसी लैंड है जो कि वेस्ट लैंड है, जो कि बैरन या वेस्ट लैंड है, जिसपे कि कुछ भी खेती वगैरह नहीं हो रही है, जो बंजर पड़ी है ना। तो जमीन का, लैंड का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि वेस्ट लैंड है और दूसरा ऐसा हिस्सा है जिसकी जो कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। ये तो हमने लास्ट वीडियो में समझ ही लिया था। Wasteland includes rocky, arid, and desert areas, and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc. तो अगर हम वेस्टलैंड की बात करें तो वेस्टलैंड मतलब कैसी लैंड? जो कि रॉकी है, पथरीली है, एरिड है मतलब कि सूखी है बहुत ज्यादा, डेजर्ट वाला एरिया है मतलब कि एकदम रेतीला एरिया है, और ये सारे एरियाज को मिला के हम क्या कहते हैं? वेस्टलैंड, क्योंकि ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो सकती। और वहीं अगर हम बात करें लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब कि ऐसी जमीन जिसपे कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया जा रहा, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा भाई? सेटलमेंट्स, मतलब हमने जो घर बनाए हुए हैं, रोड बनाए हुए हैं, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आ जाएगा। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब हो क्या रहा है कि हम कंटिन्यूसली लैंड को यूज करते जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं और उसको प्रॉपर टाइम दे ही नहीं रहे कि वो अपने आप को रिकवर कर सके, या फिर हम प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहे कि हम अपनी जमीन को ठीक रख सकें। अब ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो जमीन है वो क्या हो रही है? डिग्रेड करती जा रही है। जैसे आपने मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, अब उस कपड़े को आप डेली पहन रहे हो, आप एक साल से आप लगातार हर रोज आपने कोई कपड़ा पहना है, ठीक है। अब मान लो एक साल वो कपड़ा चल गया, वैसे एक साल वो जैसे तैसे चल तो जाएगा, बट कुछ दिन बाद ही, एक दो हफ्ते बाद ही वो कपड़ा गंदा दिखने लगेगा, एक आध महीने बाद वो फट जाएगा, वो एकदम मतलब खराब होने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम सेम चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते जाएंगे तो वो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। सिमिलरली अगर लैंड है उसको हम बस यूज करते जाएंगे, उसको प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको अगर हम प्रॉपर टाइम नहीं देंगे कि वो रिकवर कर सके, है ना, अगर उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो जो लैंड है वो भी खराब होती जाएगी, डिग्रेड करती जाएगी। और अगर डिग्रेड होके क्या बनेगी? अगर लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा तो वो वेस्ट लैंड बन जाएगी, बंजर धरती बन जाएगी, एरिड हो जाएगी, रॉकी हो जाएगी, और फिर वो हमारे किसी काम की बचेगी नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ज़मीन को सही तरीके से यूज़ करें, उसको प्रॉपर कंजर्व करने की कोशिश करें। दिस इज इन टर्न हैज सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। तो लैंड जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसके
क्या क्या एक तरीके से इसका असर दिख रहा है हमें कि भाई जो सोसाइटी है वो सफ़र करेगी। अगर ज़मीन खराब होती जाएगी तो आगे चल के हमारे पास और कम ज़मीन बचेगी खेती के लिए। अगर बहुत कम ज़मीन बचेगी खेती के लिए, इसका मतलब कि खाना कम प्रोड्यूस होगा। अगर खाना कम प्रोड्यूस होगा तो फिर लोग भूखे मरेंगे और सोसाइटी में और ज़्यादा अनरेस्ट आएगा। इसके अलावा भाई एनवायरमेंट खराब होगा, ज़मीन डिग्रेड हो रही है, बंजर बन रही है, खराब बन रही है, तो वहाँ पे ना पेड़ पौधे उगेंगे ना वहाँ पे कोई फसल उगेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो अगेन इकोलॉजिकल जो बैलेंस होना चाहिए वो खराब होगा। हमारे पास ऑक्सीजन सही मात्रा में जो है नहीं बन पाएगी, पॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत सारे जो जानवर हैं वो खत्म हो जाएंगे जो पहले पेड़ पौधों पे रहा करते थे, पहले जो इस एनवायरनमेंट में रहा करते थे, अच्छी ज़मीन पे रहते थे। अब बंजर धरती होने की वजह से वो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी सब खत्म होने लगेंगे। तो एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने दो पाई चार्ट दिखाए हुए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि 1960-61 से लेकर किस तरीके से चेंजेस आए हैं हमारे लैंड यूज पैटर्न में 2014-15 तक। तो हमारा जितना भी रिपोर्टिंग एरिया है उसका यहाँ पे पाई चार्ट दिखाया हुआ है कि ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, नेट सोन एरिया, मतलब कि इस एरिया पे खेती होती है। तो 45.26% एरिया ऐसा है जिसपे कि 1960-61 में खेती होती थी। अब ये जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 45.5% एरिया ऐसा हो गया है जिसपे कि अब खेती हो रही है। अब अगर हम सेकेंड वाला ये जो एरिया है अगर इसे देखें जो ब्लूइश कलर में है, तो ये एरिया है फॉरेस्ट कवर का। तो 1960 के टाइम पे ये 18.11% था और अगर हम 14-15 में देखें तो ये कितना हो गया, 23.3%। तो यहाँ पे इंक्रीज दिखाया हुआ है। और मैंने आपको पहले बोला था कि एक्चुअली फॉरेस्ट जो एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें ना कि ये जो इंक्रीज है ये मैं कहूँगी ये एक्चुअल इंक्रीज नहीं है। अब ओवर द पीरियड क्या हुआ है, देखो 1960s से 2014 को दिखाया हुआ है। अब ओवर द पीरियड क्या हुआ है कि ये जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है ना वो भी चेंज कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और देखो गवर्नमेंट ने ये जो एम रखा है अपना 33% एरिया कवर करने का, कि भाई 33% ऑफ द लैंड एरिया शुड बी फॉरेस्ट कवर। तो उस एरिया को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो एक तरीके से उसने फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन चेंज कर दी है। और इसमें ना मतलब कि नेचुरल फॉरेस्ट के साथ साथ जो ट्री प्लांटेशन वगैरह होती है वो सब भी इंक्लूड है। अब फॉरेस्ट मतलब रियल फॉरेस्ट जो कि खुद से उगाए, जो अपने आप उगाए, जहाँ पे जानवर वगैरह रह रहे हैं। बट इफ यू विल इंक्लूड प्लांटेशन एज वेल तो वो वाला जो प्लांटेशन एरिया है वो एक्चुअल फॉरेस्ट नहीं है, वो तो बस लोगों ने, इंसानों ने पेड़ लगा दिए हैं। अब वहां पे आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने नहीं मिलेगी, वहां पे आपको जानवर देखने नहीं मिलेंगे। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्पीशीज हैं, अलग अलग जानवरों के, अलग अलग पेड़ पौधों के, बहुत सारे जानवर वहाँ पे रहते हैं। बट अगर आप प्लांटेशन वगैरह को इंक्लूड करोगे जंगल में तो वो चीज़ एक्चुअली करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग है। तो अब ये जो हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, ये जो 4% का लगभग इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज एक्चुअली रियल फॉरेस्ट का मैं कहूँगी इतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत रियल फॉरेस्ट भी इंक्रीज हुए हैं, बट जो दूसरे एरियाज है जैसे प्लांटेशन वगैरह वाले एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब बहुत बड़े लेवल पे टी प्लांटेशन हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे कोकोनट प्लांटेशन हो रही है। तो अब वो सारी जो एरिया है वो इंक्लूड होके ये एरिया हमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट स्टिल ओवरऑल जो एरिया है वो अभी भी 33% से तो कम है, और रियल जो फॉरेस्ट है वो तो अभी और भी कम है, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट एरिया की बात करें, ये जो रेड एरिया है ये है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड का। तो ये अनकल्चरेबल वेस्टलैंड 1960s के टाइम पे 12.01% थी, अब ये कम होके 5.5% बन गई है। तो एक तरीके से अच्छी बात है कि भाई बंजर धरती अब कम हुई है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन एरिया की, तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, मतलब ऐसा एरिया जो कि एग्रीकल्चर के पर्पज से नहीं यूज हो रहा है, हमारी सेटलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब इंक्लूडेड है। तो आप देखोगे कि ये एरिया 4.95 था 1960 में और अब ये 2014-15 में ये कितना हो गया, बढ़ गया, लगभग डबल हो गया है। तो ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब कि आप ऐसा भी देख सकते हो कि भाई ये वाला जो एरिया है जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड वगैरह थी उसका एरिया कम हुआ है और जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वाला एरिया वो बढ़ा है। इसका मतलब कि हमने इस वाले एरिया को इसके लिए यूज करना शुरू किया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। उसके बाद वाला एरिया है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड था 4.7%,
इन 1960 और ये चीज़ अब घट के कितने हो गए 3.3%। तो ये एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। तो ये एरिया 1.50% था 1960 में, जो कि 1% हो गया है, मतलब घट गया है काफी। काफी तो नहीं, मतलब हाँ थोड़ा घट गया है। अब जो इधर उधर पेड़ पौधे लगे रहते थे तो अब वो चीज कम होती जा रही है। वो भी एक तरीके से बैड साइन ही है हमारे लिए, क्योंकि इधर उधर पेड़ पौधे भी रहते हैं तो वो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। बट अगर पेड़ पौधे एक साथ कम होते जाएंगे तो पॉल्यूशन जो है उसका लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन जो जिस मात्रा में हमें चाहिए वो चीज कमी आएगी। और अगेन कि एक ट्री भी अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो जो ट्री है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, एक चिड़िया होती है जिसने अपना घर बनाया होता है, तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। तो अगर ये पेड़ वगैरह भी कम हो रहे हैं तो किसी भी मामले में पेड़ों का कम होना हमारे लिए नुकसानदायक ही है। उसके बाद है ये वाला एरिया जो कि है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब कौन सी वाली वेस्टलैंड, जो कि 5 साल से ज्यादा को जिसको छोड़ा हुआ है और वो ऐसी ऐसी जमीन है जिसमें खेती हो सकती है। कल्चरेबल है, कल्चरेबल मतलब दैट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो ऐसी जमीन क्या हुई है, कम हुई है। 6.23% था 1960 में, अब 4.0% है। तो ये अच्छी बात है कि भाई जो खाली जमीन पड़ी थी अब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो फालतू में नहीं पड़ी। उसके बाद है फेलो अदर देन करंट फेलो। तो फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो वाली है 3.50%, और ये हल्का सा बढ़ गया, ये 3.6% हो गया है। तो लगभग 0.1% से ये बढ़ गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें 4.9% वाला एरिया, ये है करंट फेलो लैंड का। तो अगर हम बात करें 1960 में, तो 1960 में करंट फेलो था 3.73%। अब ये बढ़ गया है 4.9% हो गया है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए गलत सिग्नल है, क्योंकि फेलो लैंड खाली जमीन पड़ी है। बट इतना भी गलत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, जमीन को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ा हुआ है, 1 साल से कम टाइम के लिए खाली छोड़ा हुआ है। इसका मतलब कि उस टाइम पे जो जमीन है वो अपने आप को रिकवर कर पाएगी, अपने आप को रिजुवनेट कर पाएगी, जो फर्टिलिटी उसे रीगेन कर पाएगी। तो एक तरीके से वो अच्छी बात है कि आपने कुछ टाइम के लिए जमीन को खाली छोड़ दिया और उसके बाद आप उस पर खेती करोगे। तो ये इतना भी नेगेटिव हमें इसको नहीं देखना चाहिए। ये एक तरीके से अच्छा साइन है कि हाँ फेलो लैंड छोड़ी जा रही है और उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए जब वो जमीन अपने आप को रिकवर कर लेगी उसके बाद उस पर खेती होगी। तो ये ठीक तरीका है। तो इस पूरे पाई चार्ट में हमने कोशिश की कंपेयर करने की कि 1960 से किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, कौन से जो यूटिलाइजेशन है ज़मीन का वो बढ़ा है, कौन सा घटा है, ये हमें थोड़ा आइडिया लगा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आया है। दो सबसे बड़े हमें एरियाज दिख रहे हैं, जो कि हैं खेती का और दूसरा है जंगल का। तो इनमें इंक्रीज तो हुआ है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने नहीं मिला है, थोड़ा सा इंक्रीज है बस।